तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लाइक काफी रिएक्शंस देखी थी जेनॉन की, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करी थी हमने। जो अपने पास जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी, ठीक है। और उनमें मैंने बताया था आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब हम लोग आगे थोड़ा और रिएक्शंस को और समझते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज समझा देता हूँ आपको कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें देखो, जेनॉन फ्लोराइड के साथ अगर आपको ये बात पता है ना, तो यहाँ पे एक ओपन हम लोग वेकेंट स्लाइड लेते हैं। देखना, यहाँ पे अपने पास क्या है, जेनोन फ्लोराइड्स। XeF2 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6F2, XeF4। इनको तो हमने बना लिया। अब इसके बाद में हम लोग इसकी रिएक्शन ही फर्दर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है कि जब जब ये कंपाउंड बनते हैं ना, तो इनकी रिएक्शन किसी दूसरे के साथ करवाते, तो इनका मेजर रोल क्या होता है। देखो ये क्या है, इनका मेजर क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस ऑल आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब ये फ्लोरीन दे देंगे दूसरे को, F-, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो, अगर फ्लोरीन देंगे तो मतलब नेगेटिव में F पे -1 चार्ज होता है। तो इनफेक्ट आप ये बोल सकते हो ना कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग आगे रिएक्शन में कुछ देखेंगे कि ये फ्लोरीन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई लेने वाला बंदा ना होगा तब, अगर सिर्फ देने वाला होगा तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो बात देखेंगे। बट अभी तक जो रिएक्शन करी है उनमें इनका जो बिहेवियर है, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट का, एजेंट लिख देता हूँ, राइट। और गुड ऑक्सीडाइजर है ये, ठीक है। अगर इतनी बात पता है तो अभी तक जो रिएक्शन है वो आपको समझ आ गई होंगी, अगर ये बात क्लियर है तो। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक हमने रिएक्शन में देखी थी इनकी, यहाँ तक, ठीक है। तो इस स्लाइड को मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बाकी रिएक्शन को देखते हैं। देखो, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन अपने पास क्या है कि प्लेटिनम के साथ हम लोग XeF2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, HF यहाँ पे साथ में रहता है। तो अब बात तो वही है यहाँ पे, ये क्या है, इसका काम क्या है, फ्लोरीन देना। तो अब प्लेटिनम को फ्लोरीन दे देगा, ठीक है। तो PtF6 बन जाएगा और Xe खुद क्या है, रेड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी है, एकदम वही ट्रिक से जा रहे हैं सारे, ठीक है। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नीचे देखो क्या है, सल्फर एसेट, उसकी XeF2 के साथ रिएक्शन करवाई तो वही एसेट को भी दे देगा, ये मतलब सल्फर को दे देगा। तो क्या बन जाएगा, SF4 या SF6। तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये, तो SF6 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देता है उसको। आप ये बोल सकते हैं कि SF4 भी तो बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, लेकिन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये SF6 में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर Xe0 में चला जाता है, राइट। चलिए, अब ये दोनों रिएक्शन क्लियर है। अब नीचे वाली पे चलते हैं। नीचे देखो क्या हो रखा है अपने पास, XeF2 को, हाँ अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। अब हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को थोड़ा सा केयर करके देखना, सॉरी। अंडरगो हाइड्रोलिसिस, स्लो हाइड्रोलिसिस होती है उनकी, और एल्कली के साथ रैपिड हाइड्रोलिसिस होती है। देखना हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, क्या कंसेप्ट है। तीन चीजों का हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। मैं थोड़ा सा वेकेंट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको, यहीं पे लेके चलता हूँ। तीन चीजों को अपने को हाइड्रोलिसिस करवाना है। एक तो XeF2, ठीक है। एक है अपने पास XeF4, और XeF2 और पहले XeF6, इनका दो का देखते हैं। इसके बाद में XeF4 का भी देखेंगे। XeF4 जेनोन टेट्राफ्लोराइड। तो अब देखो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचना। H2 हमने डाला, इसमें भी H2 आएगा। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे मत जाना, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम लोग रिएक्शन बैलेंस करना तो नोट ए बिग डील। अगर आप प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो समझ गए तो स्टोक्योमेट्री तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब XeF2 में क्या होगा, मैंने बताया कि ये फ्लोरीन डोनर है। और H2O में क्या है, अब H2O में ऑक्सीजन तो फ्लोरीन जनरली लेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन ले लेगा, राइट। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन लेने से क्या बन जाएगा, HF, ठीक है। अब देखो HF तो बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, HF में तो फ्लोरीन यहाँ पे -1 में था, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लोरीन -1 में है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में था, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 में है। तो अभी तक कोई ऑक्सीडेशन वाला इसका जो नेचर है ना वो शो नहीं हुआ।
समझ पा रहे हो बात को? ऑक्सीडेशन वाला नेचर शो नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला नेचर भी तो होगा, वो किसका करेगा? ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने में है? -2 में है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है 0 में, O2। क्लियर है? O2 में चला गया। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का तो रिडक्शन भी होगा, वो किसका होगा? जेनोन का। तो जेनोन F2+2 से किस में चला जाता है? 0 में। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाली अपने पास HCF2 का हाइड्रोलिसिस हो गया, ये HCF2 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। बस इतनी सी बात से हम लोग फ्लोरिनेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर से जो प्रोडक्ट है वो प्रेडिक्ट कर दिया हमने कि HCF2 में क्या होगा, HC खुद रिड्यूस हो जाएगा, O2 उसमें भेज देगा ऑक्सीजन को, और बाकी हाइड्रोजन और फ्लोरीन बचे वो खुद मिलके HF बना लेंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब HCF6 है अपने पास, तो आप ये यहाँ पे थोड़ा सा एक फंडा कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि HCF2 से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, HCF6 का नहीं। ऑक्सीडेशन जो बिहेवियर है वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, वहां पे उसको ये जो सॉलिड है सारे के सारे, तो सॉलिड से फिर हम लोग गैस में बदलते हैं, गैस से फिर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है? तो वो काफी डिफरेंट चीजें आती है उसमें, उस पर नहीं जा रहा मैं अभी। अभी मैं प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे इसका उस पर समझाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे HCF6 है, यहाँ पे H2 हमने काफी ले लिया। ठीक है? तो इस बार क्या होता है, H2 का जो O है ना, H2 का जो O है वो इस जेनोन को ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडेशन तो है ही इसका। हाइड्रोलिसिस में सिंपली अगर आपने कभी पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मेन ग्रुप में पढ़ी है, तो आप ये देखते हैं कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो ऑक्सी एसिड या फिर ऑक्साइड्स बनते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास HCO3 ऑक्साइड हो जाएगा इसका, HCO3 प्लस बाकी क्या होगा, बाकी तो आप क्लियरली सीधा देख ही पा रहे हो कि HF मिल जाएंगे। ठीक है? और बाकी अपना O2 मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज, सॉरी, हाँ ऑक्सीजन को -1 से, सॉरी -2 से 0 में भेज दिया तो ऑक्सीडाइज कर देगा। अब देखो तीसरी बात आती है कि HCF4 में क्या होता है, तो HCF4 में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो HCF2 और HCF6 के बीच का हो गया, तो जब बीच का आता है ना तो उसमें दोनों चीज होती है हाइड्रोलिसिस में। मतलब दोनों चीजें क्या होती है, जेनोन, जैसे इसमें जेनोन बना था ना, तो यहाँ पे जेनोन भी बनेगा, और यहाँ पे ये HCO3 बना था तो यहाँ पे भी HCO3 भी बनेगा, दोनों चीजें होंगी। ये एम्फोटेरिक टाइप का हो गया ना, तो बीच में जो होता है दोनों काम हो जाता है उसका, बाकी O2 वगैरह HF वो तो निकल ही जाएंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही है, जेनोन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है HCO3 में, और रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होगी, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। जब किसी एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो वो क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। राइट? आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। चलो अब देखो आपको दिखा भी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो आप कि HCF2 की H2O के साथ रिएक्शन करी तो ये यहाँ पे HC रिड्यूस हो गया, HC यहाँ पे रिड्यूस हो गया और HF बन गया और O2 बन गया। क्लियर है? दूसरा HCF6 वाली देखो पहले, HCF6 के साथ करी तो HCO3 बन गया और HF बन गया। ठीक है? ओके। चलो अब हम लोग इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब सिंपली बीच वाली में आप यही देख सकते हो कि दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, O2 भी आता है। ठीक है? HCO3 और HC भी आता है, मतलब ये कौन सी होगी अपने पास, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी। क्लियर? चलो तो ये हाइड्रोलिसिस वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से एक वैकेंट स्लाइड लेके आपको हाइड्रोलिसिस वाली बात फिर से समझा देता हूँ। देखना क्या होता है अपने पास यहाँ पे, या ओके। अब देखना क्या क्या है अपने पास, HCF2 है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, HC रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और HF बन जाएगा। क्लियर है? HCF6 क्या होगा, अब की बार ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा तो HCO3 बन जाता है। ठीक है? और साथ में HF वगैरह निकल जाता है। ठीक है? अब अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, मतलब प्रोडक्ट साइड को,
तो बीच में जो HCF4 आता है उसका काम बन जाएगा। मतलब HCF4 में क्या होगा, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहाँ पे HCO3 प्लस HF भी बनेगा, O2 भी बनेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट क्लियर है। चलो अब देखना, यहाँ पे जो HCO3 बन रहा है ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। देखो ये इसकी प्रॉपर्टी है। HCF6 also react violently with water but slow hydrolysis by atmospheric moisture gives the, जब एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के साथ स्लो हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां से HCO3 अपने को सॉलिड मिलता है जो कि एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, मतलब फट फट जाता है। ठीक है, बहुत रिएक्शनों में अगर बहुत इसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक रिएक्शन आपको क्लियर है। चलो अब थोड़ा आगे और रिएक्शनों को आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब एक और आता है कि HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो यहीं पे मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। देखो हम लोगों ने HCF6 का दो चीजें आती हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में तो क्या होगा कि HCO3 बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस में भी दो दो टाइप के होते हैं। अब पार्शियल का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कंटेंट कम जाएगा। तो कम मान लो एक बार क्या हो सकता है, एक ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो अगर एक ऑक्सीजन आएगा तो दो फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो अगर कम अमाउंट है वाटर का तो HCOF4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस HF वगैरह साथ में निकल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है अपने पास कि H2 अब की बार थोड़ा और ज्यादा ऐड कर देंगे तो ज्यादा होता है, तो क्या होता है दो ऑक्सीजन आएंगे तो चार फ्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे तो HCO2 F2 और HF वगैरह बन जाएगा। राइट, तो ये है इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा अब कंप्लीट करूंगा तो क्या होगा, ये तो पार्शियल हो गए दोनों, ये क्या है पार्शियल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCOF4 सॉरी HCF6। अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन भर भर के आएगा तो अब सारे ऑक्सीजन इस फ्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे तो HCO3 बन जाएगा और साइड में HF निकल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हो जाता है। देखो यहाँ पे पार्शियल में एक ऑक्सीजन अगर रिप्लेस करेगा तो HCOF4 बन जाएगा, अगर दो आएंगे तो HCO2F2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी समझ आ गया। अब इसके बाद में अपने पास है SiO2 के साथ रिएक्शन, सिलिका, सिलिक। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा सिलिका के साथ कि यहाँ पे ये सिलिकन को, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट तो है, तो सिलिकन को अपने फ्लोरीन दे देगा। देखो होता क्या है, जब कोई एटम होता है ना कि फ्लोरीन लेने वाला तो उसको ये दे ही देता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन को दे सकता है तो HF बन जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी SiF4 बन गया। दूसरा क्या बन गया, ऑक्सीजन। तो ये एक तरह का पार्शियल हाइड्रोलिसिस टाइप का हो गया, तो एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे HCOF4 बना देता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखो अपने पास क्या है, HCO3 एक्सप्लोजिव व्हाइट हाइड्रोस्कोपिक सॉलिड है, इट रिएक्ट विद HCF6। अब देखो F6 एंड HCOF4, देखना जो जेनोन ट्राई ऑक्साइड था ये एक्सप्लोजिव नेचर का है, तो इसकी दो के साथ और रिएक्शन है अपने पास, एक तो HCF6 के साथ, ठीक है, और एक HCOF4 जो कि HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अपने को मिला है। राइट, चलो तो देखो क्या होगा, HCO3 और HCF6 है, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये ऑक्सीजन कंटेंट इसमें चला जाएगा कुछ, तो यहाँ से क्या बनेगा HCOF4 और ये वाला फ्लोरीन कंटेंट इधर आ जाएगा, तो इधर से भी HCOF4, तो दोनों मिलके HCOF4 बना लेंगे। एक दूसरे में फ्लोरीन कंटेंट और ऑक्सीजन कंटेंट एक्सचेंज हुआ है। राइट, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि HCOF4 बन गया। अब इससे नीचे वाला देखो, HCO3 HCOF4 के साथ करेंगे तो अब क्या होगा, अब फिर से यहाँ से अगर फ्लोरीन कंटेंट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो फ्लोरीन कंटेंट इसमें चले गए तो यहाँ से एक ऑक्सीजन कंटेंट आ जाएगा, तो दोनों तरफ HCO2F2 बन जाता है। क्लियर है, तो HCO2F2 बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक रिएक्शन आपको क्लियर है। एक तो ये सिलिका वाली, सिलिका के साथ, और एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाली
फिर XCO3 जो एक्सप्लोरेटिव नेचर का होता है उसी की हम लोग XCF6 या फिर XCOF4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सिंपल है। चलो अब इसके बाद में है कि अगर हम लोग पीएच बढ़ा के एल्कलाइन मीडियम में XCO3 को रिएक्शन कराते हैं, एक्सप्लोरेटिव नेचर का है ना, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। तो देखो XCO3 इज soluble in water but does not ionize. However, a alkaline solution above pH 10.5 it forms the zenate ion. Zenate ion क्या होता है, XCO4 माइनस, और पर जेनेट आयन क्या होता है, XCO4 XCO6 4 माइनस। तो जेनेट आयन और पर जेनेट आयन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल क्या देखो, यहाँ पे OH माइनस, तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो OH माइनस ऐड हो जाएगा। तो 3 ऑक्सीजन तो पहले से थे, एक OH माइनस आ गया तो HCO4 माइनस आ गया, तो इसको हम लोग सोडियम बाहर रहेगा तो सोडियम पर जेनेट आएगा। ये तो सिंपल प्रेडिक्टेबल है। कैसे प्रेडिक्टेबल है, XCO3 मतलब ऑक्सीजन 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 इस तरीके से तो है, यहाँ पे लोन पेयर मान लो। तो अब होगा क्या कि OH माइनस अटैक करेगा, तो जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन कर देगा तो HCO4 माइनस बन जाएगा ना, क्लियर है। तो ये हो गया। इसके बाद में जब HCO4 माइनस के साथ हम लोग फिर से और फर्दर मान लो थोड़ा, पहले एक्सटेंट कम था, कम हम लोगों ने एल्कलाइन मीडियम रखा था, अब एल्कलाइन मीडियम को अगर बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो क्या करता है एल्कलाइन मीडियम में, अगर एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा रखें तो जो जेनेट आयन है वो डिस्प्रोपोर्शन कर जाता है। कैसे, यहाँ से OH माइनस फिर से आएगा, अटैक करेगा, तो XCO6 4 माइनस यहाँ पे आ जाता है अपने पास, पर जेनेट आयन क्या आ जाता है, XCO6 4 माइनस पर जेनेट आयन, ठीक है। ये हो रहा है अपने पास। और दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखना थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना। और दूसरा जेनोन जीरो में चला गया, ठीक है। तो जेनोन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे O2 का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि O2 वहाँ पे -2 में था ना, यहाँ पे 0 में चला गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे XCO6 4 माइनस बना है अपना। अब ये जो परजेनेट है ना, इसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। XC 4 ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, 2 अपने पास डबल बॉन्ड बन जाएंगे, क्लियर है। ये है परजेनेट आयन। यहाँ पे सिंपल समझ आ रहा है ना कि हुआ क्या है कि OH माइनस एल्कलाइन मीडियम में खुद का खुद डिस्प्रोपोर्शनेशन कर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 8 में से बन गया कितने का, ये जेनेट जो आयन है आपको क्लियरली दिख रहा है +6 में है। +6 से यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, +8 में गया और 0 में गया, देख रहे हो। खुद का खुद ही इतना एक्सप्लोजिव था, मतलब XCO3 जब एल्कलाइन मीडियम में रखा तो HCO4 माइनस बना, ठीक है। वो खुद इतना एक्सप्लोजिव था कि खुद का ही रिडक्शन कर लिया, खुद का ही ऑक्सीडेशन कर लिया, तो पर जेनेट आयन और जेनोन में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन भी कर दिया साथ में, O2 लिबरेट कर दी और H2O भी हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो अब थोड़ा आगे और चलते हैं रिएक्शन की तरफ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ रिएक्शन आती है अपने पास। पहली रिएक्शन है मेटल फ्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो सीधी सी बात है मेटल फ्लोराइड जो होते हैं 15th ग्रुप वाले, जैसे SB हो गया, PF5 हो गया, ठीक है, ये फ्लोरीन एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, एक्टिव, और यू कैन से एक्टिव, वो एक्टिव होता तो बहुतों के पास है, सबके पास होता है डी ऑर्बिटल तो, लेकिन इनका एक्टिव होता है। एक्टिव से क्या मतलब है, वहाँ पे F माइनस एक्सेप्ट कर सकता है, F माइनस आ सकता है, तो सिंपली यहाँ से F आएगा तो SbF6 माइनस बन जाएगा, और XCF2 से F चला गया तो वहाँ पे XCF पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी एकदम प्रेडिक्टेबल है, इजी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा क्या है कि क्या लिखा है, दीज केटाइंस आर एसोसिएटेड विद द काउंटर आयन F माइनस ब्रीजेज। ओके, ये वाली चीज मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे जो काउंटर आयन एक जो फ्लोरीन होता है वो ब्रिज की फॉर्म में रहता है, और ये मतलब एक SbF6 और ऐड हो जाता है उसमें, वो स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे होता है ये। बट अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से एक SbF और आता है, SbF
6 नेगेटिव एक और आता है, और फिर अपने पास क्या SbF5 सॉरी, फिर यहाँ पे क्या होता है HCF पॉजिटिव और Sb2F6 सॉरी Sb2F11। ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आगे मैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह समझाऊंगा, तो उसके लिए वेट करिए थोड़ा सा। अब उसके बाद में क्या है, अनोदर सिमिलरली विद द इंटर हेलोजन। आप देखो इंटर हेलोजन के साथ भी HCF4 with the Lewis base F minus in acetonitrile cyanomethyl CH3CN solution to produce HCF5 negative। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास कि HCF4 है, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया है NCH3 का होल 4 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसका काम प्रॉपर्टी क्या होती है कि फ्लोरीन डोनेट करना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कंपाउंड रख दिया कि जिसमें फ्लोरीन लेने की टेंडेंसी है ही नहीं। नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन हमें पता है कि 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव और जो बाहर फ्लोरीन लगा उसके ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पे फ्लोरीन लेने वाला कोई बचा ही नहीं। तो अब क्या होता है, ये बोलता है कि अब तक तो मैं फ्लोरीन देने वाला था, अब चलो आप मेरे को दे दो। तो ये फ्लोरीन एक्सेप्टर भी होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना डोनर है, लेकिन फ्लोरीन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है HCF5 नेगेटिव फॉर्म हो जाता है, ठीक है, देख पा रहे हो। और इधर वाला फ्लोरीन से चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब HCF5 नेगेटिव की स्ट्रक्चर पूछी जाती है आपसे, अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा उससे सोचोगे ना VACTR वगैरह से, तो आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पेंटागनल प्लेनर। तो उस पर मैं आऊंगा स्ट्रक्चर पे। चलिए यहाँ तक रिएक्शन आपको क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा श्राइवर एटकिंस में। एक पेंटागनल प्लेनर की फॉर्म में रहता है और लोन पेयर ऊपर नीचे रहते हैं HCF5 नेगेटिव। तो अगर आपको पूछ ले कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो पेंटागनल में कितना होता है 72 के अराउंड होता है ना, राइट। 72 या 108 देख सकते हैं। देखो कैसे कि टोटल 360 है, 360 कितनों में डिवाइड होगा 5 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास 360। मतलब आपको पता है कि जो अगर नहीं सॉरी, क्लियरली यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखना है ना अपने को। सो देखो एक बार रुकना, इसको हटाओ। थ्री सिक्सटी बॉन्ड एंगल कितनों में डिवाइड हो रहा है 5 में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 72 डिग्री यहाँ पे अपने पास बॉन्ड एंगल आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 72 डिग्री के अराउंड बॉन्ड एंगल आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये कैसा है पेंटागनल प्लेनर। तो लिखा देखो एक बार, ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, डायरेक्ट मैंने एटकिन से उठाया। द HCF5 माइनस इज पेंटागनल प्लेनर, पूछा गया आपका CSIR नेट में। In the VACTR model, the two electron pairs of Xc occupy axial position। यहाँ पे axial पे आए हैं। अच्छा क्या आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, ज्योमेट्री क्या है? PBP है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और PBP में आपको पता है ना, यहाँ पे देखना PBP में जो है ना बेंट्स रूल जो लगता है वो जस्ट अपोजिट टू द, मतलब उस पे रीजन पे नहीं जा रहा मैं, जस्ट अपोजिट होता है किसके, TBP के। क्योंकि TBP में आप देखते हो कि जो लोन पेयर होता है ना, उसको हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना पसंद करते हैं। याद करो यार, याद होगा ना, मान लो A है, यहाँ पे ये कुछ है, PCl5 वगैरह में देखा होगा, PF3 हो गया, तो यहाँ पे सॉरी TBP, तो यहाँ पे हम लोग जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रखना पसंद करेंगे। क्यों करते हैं उस रीजन पे नहीं जा रहा मैं अभी, वो बेंट्स रूल वगैरह से आता है। लेकिन अगर हम लोग, ये है TBP में लोन पेयर हम कहाँ रखते हैं, इक्विटोरियल पे। ये कौन सी पोजीशन है, इक्विटोरियल पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं लोन पेयर, एक्सियल पे, राइट। ऐसे ही अपने पास एक कंपाउंड हो रहता है, दैट इज HCF2 माइनस। अब वो कैसे आता है कि HCF5 माइनस को हम लोग, जैसे HCF6 है, मतलब पीछे वाला जो था उसी की रिएक्शन HCF6 की जैसे HCF4 की करवाई,
वैसे F6 की रिएक्शन हम लोग पीछे वाला सेम ही कंपाउंड ले लें, नाइट्रोजन पे कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ था ना, जैसे NR4 और ये था। यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये फ्लोरीन इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी F7 नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा फिर से मान लो एक बार और करा दें इसका, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी F8 नेगेटिव। तो जो ऑक्सी F8 होता है ना, नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाएगा ना, एक और फ्लोरीन देंगे तो एक और फ्लोरीन, अगर इसको एक्सेप्ट करवा दो। ये कंपाउंड बिल्कुल देखा गया है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है अपने पास स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक कैसे होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये मान लो एक स्क्वायर है, एक नीचे फिर से यहाँ पे जिनोन है, और ये चारों के चारों यहाँ पे इस कॉर्नर पे फ्लोरीन लगे हैं। ये फ्लोरीन चारों के चारों किससे कनेक्टेड है, इस जेनोन से, इस तरीके से। और नीचे एक दूसरा स्क्वायर है, लेकिन वो स्क्वायर अब थोड़ा सा उसका इस तरीके से है। तो ये भी मतलब यहाँ पे ये फ्लोरीन जो है इनसे कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये है कैसे एक्चुअल में, आप अगर उसको यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से टॉप व्यू से, मान लो या मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब उस स्क्वायर में एक नीचे और स्क्वायर है, लेकिन वो इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ये नीचे वाला स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। मतलब ये नीचे वाला स्क्वायर इस तरीके से, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ठीक नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से, और नीचे एक और स्क्वायर जो है वो ऐसे। क्लियर है। अच्छा आप मेरे को सोच के बताना इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप। आपको ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन है D4H, दिस इज ऑप्शन ए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। बी ऑप्शन है D4D, सी ऑप्शन आपका, नेट गेट वाले ट्राई करना, इसको जेई वाले के काम का नहीं है। D4H, D4D, और थर्ड ऑप्शन आपके पास C4H, और फोर्थ ऑप्शन है C4V। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में इसको। अब देखो इसके बाद में, ओके सो यहाँ पे मैंने एक बात करी थी कि जेनोन का नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो थोड़ा सा थ्योरी लिखी हुई है, इसको भी तो पढ़ते हैं। द जेनोन फ्लोराइड आर गेटवे टू द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। द जेनोन फ्लोराइड से ही हम लोग बाकी कंपाउंड बनाते हैं, ऑफ द नोबल बेसिस विद द एलिमेंट अदर देन फ्लोरीन and oxygen. The reaction of nucleophiles with is xenon fluoride is one useful strategy for the synthesis of such bond for instance in the reaction. अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपने देखा होगा अभी तक ऑर्गेनिक में कि कभी भी फ्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप का काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस पे अटैक करके और इस फ्लोरीन को निकाल देता है। यहाँ पे हो रहा है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में जनरली हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन बात भी तो समझो यार, वहाँ पे क्यों नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड देखते हैं, तो वहाँ पे टू पी का यहाँ पे अपने पास ओवरलैपिंग है। ठीक है, या फिर इसका जो अगर हाइब्रिडाइज होगा तो sp3 और 2p का होगा, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन जेनोन तो कितना नीचे जाता है, 6-7 पीरियड का होता है, तो वहाँ पे कहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्लोरीन को हटा देता है। क्लियर है। तो अगर फ्लोरीन को, और वैसे भी तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता ही है, तो अगर फ्लोरीन को हटा देगा खुद जुड़ जाता है, तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड साथ में आ जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, अगर आपको कोई बोले कि फ्लोरीन का एक ऐसा रिएक्शन बता दो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ मिला के जहाँ पे वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हो आप। तो यहाँ पे नाइट्रोजन खुद जुड़ जाएगा और HF निकल जाएगा। अब आप ये देख रहे हो, अब एग्जाम में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसकी स्ट्रक्चर वो कैसी बनती है उस पर आते हैं। तो अभी तो आप क्लियरली बता दोगे कि F है, ऑक्सी है, N है,
और N पे SO2F जुड़े हैं दो, तो N पे SO2F जोड़ दिए हमने। ठीक है, SO2F का भी मैं आपको खोल के स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O F, सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसको CSIR नेट ने पूछा था, उन्होंने किस तरीके से दिया था, कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया था इसका। उन्होंने ऐसे दे दिया था कि NSO2, मतलब इस तरीके से कुछ भी दे दिया गया था, जेनोन F, F इधर लिख दिया उन्होंने, FO2NLXE, इस तरीके से लिख दिया, और बोला कि इसका जो है वो सेंट्रल एटम के अराउंड, इसकी शेप या जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ से सेंट्रल एटम के अराउंड बोलूँ तो यार लीनियर ही है ना, सेंट्रल एटम मतलब यहाँ पे जेनोन है, तो जेनोन के अराउंड तो लीनियर ही दिख रहा है ना ये। अगर नाइट्रोजन के अराउंड देखूंगा तो कैसा दिख रहा है, पिरामिडल, पिरामिडल दिख रहा है, राइट। सो अब आपको इसको ऐसे सोचना है कि इसको इस फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, ये तो स्टैंडर्ड बुक से उठाया था उन्होंने, बट सोचना कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जेनोन लिख लिया, एक तरफ फ्लोरीन लगा लो, ठीक है। अब ये जो NSO2, ये तो आपको पता है कि जेनोन के साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, और नाइट्रोजन की हमें 3 वैलेंसी कंप्लीट करानी होती है, तो नाइट्रोजन जोड़ दिया। अब उसके बाद में अपने पास बचा क्या है, सल्फर O2F, तो SO2F इसके साथ जुड़ जाता है। मतलब इसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ यही दे रखा है श्राइबर एटकिंस में। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान करके जाना, केयर करके जाना इसकी। क्लियर है, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, is driven forward by the stability of the product HF and the energy of formation of Xi and N। ये बन क्यों रहा है, क्योंकि Xi और N का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड, a stronger Lewis acid such as ASF5 can extract F minus from the product of this reaction। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसमें SbF5 डाल दें, क्या डाल दें, SbF5, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लोरीन, इस फ्लोरीन को निकाल लेगा। अगर इस फ्लोरीन को निकाल लेगा तो क्या बनेगा अपने पास, HCnSO2F ऑल ट्वाइस पॉजिटिव, ये बन जाएगा ना, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ आगे देखो, ये तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये कैटाइन जनरेट हो जाएगा। अनोदर रूट ऑफ जेनो नाइट्रोजन का अनोदर रूट क्या है बनाने का, बॉन्ड इज द रिएक्शन वन ऑफ द फ्लोराइड विद ए स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, लुईस एसिड। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाली रिएक्शन देखना, ASF5 या SbF5 ये जब देते हैं तो ये तो फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से फ्लोरीन निकाल लेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो ASF की एक यूनिट और ऐड होती है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फॉलोड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लुईस बेस सच एज CH3CN, इसके बाद हम लोग CH3CN डाल के और ये सब भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, देखो इसी में HCF5 पॉजिटिव, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, आई होप ठीक आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बट सोचना थोड़ा सा। अब इसमें हमने क्या करा, CH3CN ले लिया, CH3CN। अब CH3CN तो एक मतलब फ्लोरीन यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन साइड से, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने ना नाइट्रोजन में, सॉरी HCF5 नहीं था अपने, HCF ही था ना, सॉरी। तो यहाँ से ये फ्लोरीन निकाल लेगा, और फ्लोरीन निकाल के खुद ऐड हो जाता है यहाँ पे, इस फ्लोरीन को निकाल देता है, खुद ऐड हो जाता है, तो होगा क्या, CH3CN, और इस N के साथ क्या जोड़ देता है, जेनोन को, फ्लोरीन निकल गया, पॉजिटिव AsF6 नेगेटिव। क्लियर है, चल, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है यार, यहाँ पे देखो मैंने बताया भी था आपको, जेनोन है, तो जेनोन के अराउंड कैसी है इसकी शेप, लीनियर। वहीं अगर नाइट्रोजन के अराउंड देखूं, देख रहे हो, नाइट्रोजन के अराउंड देखूं, तो ये देखो ये ऊपर की तरफ ग्रुप लगा, एक इधर ग्रुप है, एक इधर है, इस तरीके से दिखा रखा है इसको 3D में, और इधर लोन पेयर भी होगा ना, राइट। तो ये कैसा है, पिरामिडल, नाइट्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग पिरामिडल है, जेनोन के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर है। ठीक है,
और अगर सल्फर के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो कैसा है, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि सल्फर ने तो। अच्छा, अब एक बात बता सकते हो आप मेरे को, यहाँ पे जो सल्फर के डबल बॉन्ड है ना, उनको भी यहाँ पे सिंगल करके दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शेप या स्ट्रक्चर दिखाई गई है, और स्ट्रक्चर में अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो सिर्फ हम लोग लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप बुकों में देखोगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड करके दिखाया गया है, एक बॉन्ड बना के दिखाया गया है। क्लियर है? सो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। अब अपने पास जो परजेनेट आयन बना था ना, जो परजेनेट आयन बना था, उसकी अगर एसिडिक कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमारे पास क्या होता है, वो H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाता है, और HHCO4 माइनस बन जाता है, HHCO4 माइनस बन जाता है, और साथ में यहाँ से एक O2 लिबरेट हो जाती है, O2 लिबरेट हो जाती है। अब एक चीज देख पा रहे हो आप, कि ये जो परजेनेट आयन है ना, इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि खुद के साथ साला जो खुद के साथ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन लगा था ना, उसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया उसने, और खुद रिड्यूस हो गया। देख रहे हो, खुद रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हो गया? यहाँ पे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +8 है, राइट? और यहाँ पे देखो आप, कितनी होगी यहाँ पे, 8 में से देखो, थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ। हाइड्रोजन का +1, जेनोन का मान लेते हैं x, -8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 7 बचा इधर, वो उधर गया, 6 होगी ना, तो यहाँ पे कितनी है इसकी, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, तो खुद रेड्यूस हो गया, और जो अपने ही ऑक्सीजन थे, खुद के साथ जुड़े ऑक्सीजन, उन्हीं को इसने ऑक्सीडाइज करा दिया, और H प्लस एक H को अपने साथ जोड़ लिया, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, और बाकी जो H थे वो H2 के साथ चले गए। ठीक है, ओके। अब परजेनेट आयन का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, कैसा है, क्लियर ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ना, 4 बॉन्ड प्लेन में, दिस वन, आप इनको एज्यूम कर सकते हो। इसको ऐसा मत बोल देना कि स्क्वायर बाई पिरामिडल, नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल होता है इस तरीके से, दिस वन, ये। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये हो गया अपने पास। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ट्रीटिंग BA2HCO6 विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड प्रोड्यूस द अदर नॉन ऑक्साइड ऑफ जेनोन HCOFO4 विच इज एक्सप्लोजिवली अनस्टेबल गैस, वो सब भी हम लोग बना सकते हैं, राइट? अब HCOF4 का स्ट्रक्चर देख लो, HCOF5 माइनस का स्ट्रक्चर देख लो। अब हम लोग नॉर्मल अपनी बॉन्डिंग से थोड़ा सा सोचते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखना, जेनोन होगा, उसको 8 वो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने पता है कि ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल पीबीपी बनेगा, तो पीबीपी में हमको लोन पेयर कहाँ रखना होता है, एक्सियल पोजीशन पे, तो एक लोन पेयर बचेगा, उसको यहाँ रख दो, डबल बॉन्ड, और बाकी कितने बचे अपने पास, लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं ना। थोड़ा सा देखना कैसे बनाएंगे अपन। जेनोन है, पहले फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना देते हैं, राइट? ये मान लेते हैं, एक इधर ले लो, ये 5 बॉन्ड हो गए फ्लोरीन के साथ। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके बाद में 2, 5, 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा और नेगेटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया हुआ है, तो एक लोन पेयर बच गया ना, वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि एक तो पेंटागन बन रहा है, और यहाँ पे ये पिरामिडल, तो पेंटागनल पिरामिडल टाइप का हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, बाई पिरामिडल नहीं है, पिरामिडल ही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, देखते हैं, देखो, पेंटागनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर या फिर शेप है। ठीक है, HCOF4 माइनस, सॉरी OF5 माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट था। चलो, अब इंसर्शन